नमस्कार। लोकतंत्र प्रहरी के ज्ञान कोश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देंगे 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग के उस कांड की जिसमें हजारों लोगों को गोली से भून दिया गया। 13 अप्रैल 1919 का दिन था। वैसाखी के खुशी का उल्लास और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का, लेकिन यह दिन इतिहास में हमेशा के लिए अन्याय के एक निकृष्ट कम अध्याय के रूप में बदल गया। इतिहास के पन्नों में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गया। फायर के आदेश के साथ शुरू हुई इस दिन ने न केवल भारत बल्कि मानवता के इतिहास को भी सदा के लिए बदल दिया। इसने अंग्रेजी उपनिवेशवादी सत्ता के माथे पर खून का ऐसा दाग लगाया कि उसके दाग को आज तक भूल नहीं पाए। यूं तो विश्व ने उपनिवेशवादी सत्ता के शोषण का एक नहीं कई निकृष्ट रूप देखा है, लेकिन यह रूप इतना विकराल, इतना निकृष्ट था कि पंजाब की धरती में दबी वहां की नदियों में डूबी सैकड़ों लोगों की अस्थियां राख आज भी चीख चीख कर इंसाफ की गुहार लगा रही है, तो वहां के जलियांवाला बाग के दीवारों में धसी सैकड़ों गोलियां उस दिन की निर्ममता कहानी आज भी बयां कर रही है। लेकिन 13 अप्रैल इस कहानी की शुरुआत नहीं थी। अंग्रेजी सत्ता के दंभ में डूबे जनरल डायर के लिए यह दिन उस पटकता के अंत का दिन था जिसकी शुरुआत हुई थी। जिस दिन रोलेट एक्ट लागू हुआ था, सर सिडनी रोलेट की सेडियन समिति ने रोलेट एक्ट के नाम से एक ऐसा कानून बनाया था जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए नजरबंद या गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया था। यानी यह ऐसा कानून था जहां भारतीयों के पास न अपील का, न दलील का और न ही वकील करने का अधिकार था। ऐसे में इस काले कानून के खिलाफ तो लोगों को एकजुट होना ही था और इसी का असर रहा कि 8 अप्रैल को गांधी जी के नेतृत्व में सारा देश ब्रिटिश सत्ता के इस कानून के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। इस विरोध की सबसे तेज आग लगी पंजाब में और इस दौरान यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख एकता की ऐसी वानगी देखने को मिली कि अंग्रेजी सत्ता के होश उड़ गए। लेकिन पंजाब में विरोध का यह दावानल तब और दहक उठा जब 10 अप्रैल को अमृतसर के बड़े सामाजिक नेता डॉक्टर सैफुद्दीन केचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में पंजाब में कई जगह छिटपुट हिंसक वारदातें होने लगी। इसे देखते हुए सर माइकल ओ डायर ने 11 अप्रैल को लाहौर और अमृतसर में मार्शल शासन लागू कर दिया, लेकिन इस आदेश को अमृतसर तक पहुंचते पहुंचते समय लग गया। आदेश वहां 14 अप्रैल को पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके पहले की शाम 13 अप्रैल को कर्नल डायर के सैनिकों ने 4 से अधिक लोगों की सभा के खिलाफ चेतावनी देने के लिए शहर में मोर्चा किया, लेकिन यह घोषणा भी ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच पाई और शाम 4 बजे तक हजारों की संख्या में लोग रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक बैठक के लिए एकत्र हो गए। यह बैठक एकदम शांतिपूर्ण और भीड़ निहित थी, लेकिन डायर के सर पर तो जैसे खून सवार था। 1920 की हंटर कमीशन के अनुसार वह 25 गोरखा और 25 बलूच सैनिकों के साथ जो राइफल से लैस थे, तब इसके साथ ही 40 गोरखा सैनिक जिसके पास केवल खुखरी और 60 बख्तर बंद गाड़ियां भी थी, साथ ही बाग में दाखिल हुए और हथियारबंद सैनिकों के साथ मार्ग को बंद कर दिया। उसने इस सभा को सरकारी आदेशों का उल्लंघन मानते हुए निहत्थी भीड़ पर गोलियों की बरसात करवा दी। इस निहत्थी भीड़ में बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सभी थे, पर फिर भी उसे दया नहीं आई। फायर के आदेश के साथ सैनिकों ने भीड़ पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। यह गोलियों की आवाज तभी थमी जब तक सारी गोली खत्म नहीं हो गई। अनुमान के अनुसार इस दौरान कुल 1650 राउंड फायरिंग हुई, यानी प्रति सेकंड 33 राउंड। उस वक्त बाग में करीब 10 से 12,000 की भीड़ जमा थी। ब्रिटिश रिपोर्ट के मुताबिक इस नरसंहार में कुल 379 लोगों की जाने गई, लेकिन तत्कालीन भारतीय मीडिया या प्रत्यक्ष दर्शकों के अनुसार मौत का आंकड़ा 1000 से भी ज्यादा था। कई बच्चे, बूढ़े, औरत, जवान सबको एक ही बार में मौत के आगोश में सुला दिया गया। लेकिन इतने करुतम
हादसे के बावजूद ना ब्रिटिश सरकार झुकी, ना ही डायर को सजा मिली। नरसंहार के बाद मामले की लीपापोती के लिए हंटर कमीशन का गठन जरूर किया गया। इस कमीशन में अपनी तरफ से दलील देते हुए डायर ने कहा था, उन्होंने मेरे आदेश का उल्लंघन किया, उन्होंने ऐसा किया इसका मतलब वे मुझसे लड़ने आए थे, मैं उन्हें सबक देने जा रहा था। सैन्य दृष्टिकोण से मेरा विचार व्यापक प्रभाव डालने का था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वह मुझ पर और मेरी सैन्य टुकड़ी पर हमला कर देते। इस कमीशन के सामने उसने स्वयं माना कि उसने भीड़ को तितर बितर होने की कोई चेतावनी दिए बिना सैनिकों को गोलीबारी करने का आदेश दिया और गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक जारी रही, जबकि भीड़ में कोई भी हथियार लेकर नहीं आया था। भारतीय नेताओं ने हत्या के जवाब में अपना गुस्सा व्यक्त किया और विरोध प्रदर्शन किया। नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि छोड़ दी तो गांधी ने अपने पदक लौटा दिए। कांग्रेस द्वारा भी जांच आयोग का गठन किया गया। सबने डायर के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आह्वान किया, लेकिन हंटर कमीशन द्वारा डायर और ओ डायर दोनों पर अत्यधिक बल उपयोग के लिए केवल फटकार लगा गई, लेकिन सजा नहीं दी गई। डायर को 6 महीने की छुट्टी दी गई। वह इंग्लैंड लौट गया। वहां उसके लिए एक फंड भी बनाया गया, जिसमें उस समय लगभग 26,000 पाउंड की राशि जमा हुई। इस घटना में भारतीयों को अंग्रेजी चेहरे के असली रूप से रूबरू करा दिया। इसने स्वतंत्रता आंदोलन की दशा और दिशा दोनों बदल दी। जब आंदोलन और तीव्र हो गया और कुछ ही समय बाद एक बार फिर असहयोग आंदोलन के रूप में देशव्यापी आंदोलन की नींव पड़ गई और मात्र 27 वर्षों बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन आज तक इस कहानी के नायकों को उनका इंसाफ नहीं मिला। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड्स की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।